हेलो फ्रेंड्स, आज हम दी प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम प्रियम्बल की जो है मीनिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर जो प्रियम्बल है वो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे और उसके एक एक वर्ड को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद इसमें कई टर्म्स यूज़ की गई हैं जैसे कि सॉवरन जिसे कि संप्रभु संपन्न कहते हैं। इसके अलावा सोशलिस्ट जो कि समाजवादी कहते हैं, सेकुलर पंथ निरपेक्ष कहते हैं। ऐसे ही कई जो वर्ड्स हैं जो हमारे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में दिए गए हैं उनको हम पूरी तरह एक्सप्लेन करके स्टडी करेंगे। और इसको हम फ्रेंड्स जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल लगता है तो उनको इंग्लिश में भी ये नोट्स हैं ये प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर जिनको मतलब हिंदी में कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं तो उनको भी ये बेनिफिट होगा ये लेक्चर लेकर कि उनको मतलब इसमें सभी जो चीज़ें हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी समझाया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, तो हम अब द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा जो प्रियम्बल है प्रस्तावना है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में लिखा गया है। ये एक तरह का जो प्रियम्बल है ये हमारे जो इसको हम रीड करके हमें जो ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पूरा लिखा हुआ है उसके बारे में हमें काफ़ी हद तक जो है एक व्यू पॉइंट सा मिल जाता है। तो आइए इसकी पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। जो ये प्रियम्बल है जो प्रस्तावना है ये एक्चुअली दिया कहाँ से गया है, इसका बेस क्या है। तो जो ये प्रियम्बल है इसका जो बेस है ये बेस है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे कि उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है उस पर बेस है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था ये जो था मतलब 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ था तब ये है जो प्रस्तावना में है के रूप में ये स्वीकार कर लिया गया था। ये एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा थी उनकी जो थर्ड मीटिंग थी उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने जो था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उपदेश प्रस्ताव पेश किया था और इसी को आगे जाकर मॉडिफाइड करके जो है इस दिन को है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया था। तो इस तरह जो प्रियम्बल है वो एक्चुअली क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड रूप है। तो अगर देखा जाए कि जो प्रियम्बल है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सबसे पहले जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था उनके जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्टार्टिंग में जो है प्रियम्बल को जोड़ा गया था फर्स्ट टाइम है। और ये थी इंट्रो प्रियम्बल की। अगर मीनिंग देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल की तो द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह जो प्रियम्बल है वो एक तरह का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो कि हमें गाइडिंग पर्पस जो इसके पर्पस हैं उद्देश्य हैं इसके सिद्धांत हैं प्रिंसिपल्स हैं और फिलॉसफी जो हैं इनके बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज हो जाती है। यानी कि आगे जाकर इनके पूरे संविधान है उसमें क्या दिया गया है उसका काफ़ी हद तक हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ब्रीफ मिल जाता है। तो द प्रियम्बल कैन बी considered as the beginning of the constitution with highlights the base of the constitution। इस तरह जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रियम्बल है जो प्रस्तावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग में दिया गया है जिससे हमें काफ़ी हद तक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें हाईलाइट्स मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था इंट्रोडक्शन और मीनिंग। अब जो है जो फ्रेंड्स जो हैं हिंदी में मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उनके लिए ये वाले नोट्स हैं। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा। अगर ये नहीं समझ आता तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा तो मैं इसको भी अलग से एक और वीडियो बनाकर इसको एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं जो है ये जो प्रियम्बल है इसको जो इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेट है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। तो फ्रेंड्स ये ऊपर वाला ही हिंदी वाला देख लीजिए, एक पीछे वाला पोर्शन था पॉज करके अब करते हैं ये प्रियम्बल जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to square to all its citizens
तो जो मतलब जो स्टार्टिंग में जो प्रियम्बल लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ कि हम जो भारत के जो लोग हैं, हम मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो है उसको मतलब स्वीकार करते हैं, और जो जो इंडिया को क्या माना गया है, सॉवरेन माना गया है। ये जो टर्म्स हैं इनको आगे जाके फ्रेंड्स हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, अभी थोड़ा सा ब्रीफली कर लेते हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। जो सॉवरेन होता है संप्रभु संपन्न होता है, सोशलिस्ट समाजवादी होता है, सेकुलर धर्म निरपेक्ष होता है, डेमोक्रेटिक जो होता है लोकतांत्रिक होता है, और रिपब्लिक गणतंत्र होता है। तो ये वाले जो सिटीजन्स हैं वो भारत को ये सब स्वीकार करते हैं। और इस जो संविधान है वो क्या क्या प्रोवाइड करेगा, वो करेगा जस्टिस यानी कि न्याय हमें प्रोवाइड करेगा। जिस किस तरह का जस्टिस, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया एंड पॉलिटिकल हो गया, यानी कि सामाजिक हो गया, आर्थिक होगा, और जो है राजनीतिक की तरह के जो है हमें जस्टिस प्रोवाइड करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह हमें लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता भी प्रोवाइड करेगा। किस चीज़ की स्वतंत्रता? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि हमें सोचने की शक्ति स्वतंत्रता देगा। एक्सप्रेशन की हमें अपने विचार पेश करने की देगा, हमारे विश्वासों की देगा। फेथ एंड वर्शिप यानी कि जो पूजा करते हैं धर्म, उसके साथ भी रिलेटेड देगा। इसके अलावा इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी भी प्रोवाइड करेगा, यानी कि समानता प्रोवाइड करेगा। किस चीज़ की? ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी कि जो हमें मतलब हर जो भी जो मौके हैं, जैसे कि जैसे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हमें हर तरह के जो मौके हैं वो समान दिए जाएंगे। किसी तरह की कोई भी कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा टाइप का कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी समानता दी जाएगी। इसके बाद फर्टिनिटी है। फर्टिनिटी यानी कि भ्रातृत्व यानी कि बंधुत्व भी जिससे कहते हैं, किस टाइप का है, प्रोवाइड करेगा। अज्यूमिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि जो बंधुत्वता यानी कि एकता प्रोवाइड करेगा, और हर इंडिविजुअल को भी मतलब जो है उनको भी जो है उनकी डिग्निटी का भी ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे करके ये वाले हर तरह की जो चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। उसके बाद इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उस उन्होंने जो ये प्रियम्बल स्टार्टिंग में जो है इंक्लूड करके, उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को जो है उन्होंने क्या कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। फ्रेंड्स आपको इधर पता ही होगा, इधर नवंबर लिखा है, अभी जो नवंबर को था अडॉप्ट किया गया था, बट जो ये अप्लाई हुआ था वो ये अप्लाई हुआ था 26 जनवरी 1950 को अप्लाई हुआ था। तो इसको अडॉप्ट करते हुए इन्होंने ये वाला जो है प्रियम्बल को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्टार्टिंग में शामिल किया था। तो फ्रेंड्स अब जो एक जो प्रियम्बल में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आई हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स जो पहली जो टर्म इम्पॉर्टेंट है वो है सॉवरेन, जिसे कि हिंदी में संप्रभुत्व संपन्न भी कहा जाता है। तो ये जो वर्ड है, दिस वर्ड इम्प्लाइज दैट इंडिया इज़ नाइदर अ डिपेंडेंस और अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये जो सॉवरेन ये बताता है कि जो इंडिया है ना तो किसी पर डिपेंडेंट है, ना ही किसी और देश का कोई डोमिनियन है। तो जो इंडिया है वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। There is no authority above it and it is free to conduct its own affairs both internal and external। तो जो इंडिया है, जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, जो इंडिया है वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। इंडिया को किस तरह की फॉरेन पॉलिसीज़ अप्लाई करनी है, जो इंडिया में किस के अंदर ही किस तरह के चेंजेस करने हैं, कोई नवा राज्य बनाना है, जो कोई भी जो इंटरनली जो एक्सटर्नली जो विचार होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, वो इंडिया वो इंडिपेंडेंटली ले सकता है, उसके ऊपर कोई भी जोर नहीं दे सकता। ऐसे नहीं कोई अमेरिका हो या फिर कनाडा या कोई और फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंट्री जो है जो इंडिया को ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकती भी हाँ भी आपको ये करना ही करना है, उनके साथ नहीं, दूसरे देश के साथ रिलेशन नहीं रखने, या अपने देश में इंडिया में ऐसे ही चेंजेस करने हैं तो इंडिया को मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं। जैसे कि ब्रिटिश जो इंडिया के अधीन जब हमारा जो देश था, जब जो था गुलाम था, उस टाइम तो मतलब करना पड़ता था, बट अब जो है हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, इसलिए जो इंडिया है वो इंटरनली और एक्सटर्नली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए जो भारत है वो एक तरह का सॉवरेन यानी कि संप्रभु संपन्न है। संप्रभु यानी कि खुद का प्रभु है जो इंडिया है।
तो ये पहली टर्म थी। अब सेकंड जो टर्म है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जिसे कि हिंदी में समाजवादी कहते हैं। इट रेफर्स टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म नॉट स्टेट सोशलिज्म। The word socialist added to preamble by 42th amendment in 1976। तो जो ये जो समाजवाद है वो असल में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा को पेश करता है, ना कि स्टेट सोशलिज्म को। यानी कि जो इसमें लोगों को ध्यान में रखते हुए समाजवाद की स्थापना के बारे में कहा गया है। और जो सोशलिस्ट जो वर्ड है, समाजवादी जो शब्द है, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था, अप्लाई किया गया था, उस टाइम जो था ये सोशलिस्ट वर्ड था, प्रियम्बल में नहीं था। बट इसको 42th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट थी, 42 में जो संशोधन थी वो 1976 को जो हुई थी, उसके अंतर्गत जो था सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी जो ये शब्द है, इसको प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में ऐड किया गया था। इट एक्चुअली इम्प्लाइज बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो जो सोशलिस्ट है, जो समाजवाद है, ये एक्चुअली सामाजिक और जो आर्थिक है उसकी जो बराबरता है, जो इक्वालिटी है, उस पर जोर देता है। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ मिक्स एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। जो इंडिया है उसने असल में मिश्रित है और जो समाजवादी जो इकोनॉमी है उसको मतलब अडॉप्ट किया है और उसके आधार पर ही जो इन्होंने डिफरेंट जो लॉज हैं, जो कानून हैं, उनको बनाया गया है। तो ये फ्रेंड्स ये समाजवाद है यानी कि सोशलिस्ट की जो है कंसेप्ट है। अब जो तीसरा जो मेन जो कंसेप्ट है वो है सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष। इट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिलीजन बाय द स्टेट। तो सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष यानी कि जिसका मतलब आपको पता ही लग रहा होगा कि रिलीजन, यानी कि जो भारत में जो हर तरह के जो रिलीजन है, धर्म है, उनको बराबर जो उनको ट्रीट किया जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। कोई ऐसे नहीं भी हिंदुओं को बुरा ट्रीट किया जाता हो या मुसलमानों को, यानी कि सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, कोई किसी भी धर्म का हो। दिस वर्ड ऑल्सो एडेड टू प्रियम्बल बाय द 42th अमेंडमेंट इन 1976। जो ये वर्ड है इसको भी 1976 जो अमेंडमेंट हुई थी, संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत 42th कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत शामिल किया गया था सेकुलर की पंथ निरपेक्ष को। इट इम्प्लाइज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ कंप्लीट फ्रीडम एंड फंडामेंटली राइट टू फॉलो एनी रिलीजन इन दी कंट्री। तो जो ये वर्ड है इसके अंतर्गत जो है हमारे भारत के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको कंप्लीट जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो प्रोवाइड की गई है कि और ये जो है इसको फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं उनके अंतर्गत भी जो है जो धर्म की जो आज़ादी दी गई है। इंडियन गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ विद इक्वल हॉनर एंड रिस्पेक्ट। जो भारत की सरकार है वो सब तरह की धर्मों का जो है रिस्पेक्ट करती है, और जो लोग हैं अपने धर्मों के साथ रिलेटेड जो भी रीति रिवाज करते हैं तो उनको भी मतलब जो है इक्वल, कोई भी जो है इंडियन है पूरी तरह, इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह उनको स्वतंत्रता प्रोवाइड करती है। जैसे होता ही आपने देखा ही होगा भी, हिंदुओं के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें डिफरेंट तरह के जो रीति रिवाज किए जाते हैं, सिखों के जो मतलब जो त्यौहार होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के, इस तरह हर धर्म के जो है डिफरेंट टाइप के जो फेस्टिवल्स आते हैं उसमें डिफरेंट तरह के रीति रिवाज होते हैं। तो वो जो इंडियंस हैं वो हर तरह के मतलब जो अपने रीति रिवाजों को फॉलो कर सकते हैं, इसमें उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडिया क्लियरली इंडिकेट द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। तो जो इंडिया का जो फर्स्ट पार्ट है, जो प्रियम्बल का फर्स्ट पार्ट है, उससे हमें पूरी तरह पता चल जाता है कि ये डेमोक्रेटिक जो हमारे इसकी जो डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट है उसका पता चल जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है। ऑफ कोर्स इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर सिटीजन्स elect their government at different levels by the voting. Every citizen enjoys these डेमोक्रेसी विदाउट कलर, कास्ट, एजुकेशन एंड रिलीजन। तो डेमोक्रेसी जैसे कि आपको पता ही होगा भी, जो इंडिया है जो इंडिया का प्रियम्बल है उसके फर्स्ट पार्ट से ही हमें जो है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का पता चल जाता है। जैसे आपने देखा ही होगा कि आप जो है मतलब जैसे लोकसभा की इलेक्शंस में या राज्य विधानसभा की इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करते होंगे, वोट देने जाते होंगे, तो ये क्या है, ये एक तरह की डेमोक्रेसी ही है जो जिसके अंतर्गत हम जो अपने लीडर्स हैं उनको इलेक्ट कर रहे हैं। और तो ये हर 5 साल बाद ये ऐसे करके होता है। तो जो है इंडिया में जो मतलब हर तरह के जो लोग हैं वो बिना किसी जो
जो कलर है, कास्ट है, एजुकेशन, रिलीजन है, किसी भी इन चीज़ों के भेदभाव के बिना वो है वो जो डेमोक्रेसी को इंजॉय करते हैं, लोकतंत्र को इंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स जो अगला टर्म है वो है रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। रिपब्लिक इंडिकेट्स दैट the head of the state elect by the people either directly or indirectly। तो जो इंडिया जो है इसमें जो ये जो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, ये हमें ये बताता है वर्ड कि जो इंडिया में जो हेड होते हैं वो क्या वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है हमारे लोगों द्वारा, इंडियन जो सिटीजन्स होते हैं, जनता होती है, उनके द्वारा इलेक्ट यानी कि चुने जाते हैं। तो इन इंडिया द हेड ऑफ द स्टेट इज़ प्रेसिडेंट। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडिया का जो हेड है वो कौन है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं। द पीपल विल इलेक्ट दी president indirectly through their representative in the parliament and स्टेट असेंबलीज। तो फ्रेंड्स जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनको जो चाहे हम जो इंडियन सिटीजन्स हैं, पीपल हैं, वो डायरेक्टली नहीं चुनते बट इनडायरेक्टली जरूर चुनते हैं, क्योंकि हम जो लोकसभा और राज विधानसभा हैं उनके मेंबर्स को चुनते हैं, और यही कुछ राज विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो आगे जाकर जो है राष्ट्रपति की इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह हम चाहे डायरेक्टली तो राष्ट्रपति को नहीं चुन रहे, बट हमारे द्वारा चुने हुए जो मतलब व्यक्ति हैं वो आगे जाकर जो है राष्ट्रपति को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हो गया रिपब्लिक और गणराज्य। तो फ्रेंड्स जो अगला जो टर्म है वो है जस्टिस, जिसको न्याय कहते हैं। तो दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर्स इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इकोनॉमिक, सोशल यानी कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो है जस्टिस यानी कि न्याय प्रदान करने की कोशिश करता है। और ये जो जस्टिस है, जो न्याय है, इनको हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके मौलिक अधिकार हैं, और DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। तो इनके अंतर्गत जो है इनको इस तरह के न्याय को अपनाने की, पूरा करने की जो है अचीव करने की कोशिश की जाती है। अगर सोशल जस्टिस की बात की जाए यानी कि सामाजिक न्याय की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो है कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्विटेबल यानी कि बराबर सोसाइटी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिसमें जो हर जो व्यक्ति हैं उनको बराबर जो सामाजिक अधिकार जो हैं, उनका जो स्टेटस है वो प्रोवाइड है। अगला जो पॉलिटिकल जो जस्टिस है, इसके अंतर्गत मीन्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव इक्वल राइट्स इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राजनीतिक न्याय के अंतर्गत जो है भारत के जो नागरिक हैं उनको राजनीतिक पार्टिसिपेशन करने की पूरी जो इक्वल आज़ादी है। यानी कि जैसे आपने देखा ही होगा, जो कोई भी जो व्यक्ति है इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकता है या इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट या रिलीजन या किसी भी चीज से संबंधित हो। तो इस तरह के जो पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। अगर आगे हम और इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि आर्थिक न्याय के बारे में बात करें तो इम्प्लाइज इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इंडिविजुअल्स सो द वेल्थ इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन सम हैंड्स। तो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक न्याय के अंतर्गत जो है को यह कोशिश की जाती है कि वेल्थ यानी कि धन को की जो उसकी वंड है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी लोगों के अंतर्गत इक्वली हो ताकि जो धन है यानी कि वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के पास ही ना सेंटर्ड हो जाए, उसका सेंट्रलाइजेशन ना हो जाए। ये जो वेल्थ है वो सभी लोगों के पास हो, यानी कि जो अमीरी गरीबी का जो मतलब फासला है उसको कम किया जाए, इस चीज़ की कोशिश की जाती है। अगला जो टर्म है फ्रेंड्स वो है लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। द वर्ड लिबर्टी मीन्स द लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। It also provides freedom from slavery, discrimination, despotism। तो जो लिबर्टी है यानी कि स्वतंत्रता है, इसके अंतर्गत जो भारत के व्यक्ति हैं उनको मतलब एक्सप्रेशन की अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अपने जो विचार हैं, थॉट हैं, विश्वास हैं, बिलीफ और जो पूजा करने का जो मतलब अधिकार है वो सब कुछ करने की जो स्वतंत्रता यानी कि इंडियंस को लिबर्टी दी जाती है। इसके अंतर्गत जो है जो स्लेवरी यानी कि जो जैसे पुराने ज़माने में जो दास प्रथा थी उसको ख़त्म किया गया है, या जो तानाशाही है उसको भी ख़त्म किया गया है लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के अंतर्गत। जो अगला जो टर्म है वो है इक्वालिटी यानी कि समानता। इक्वालिटी इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिविलेज
अगेंस्ट एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो इक्वालिटी है, समानता है, इसके अंतर्गत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें जो है हर तरह किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव हो गया इससे हमें आज़ादी दिलवाता है, या इससे हमें समानता दिलवाता है, यानी कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं किया जाता। इसके अलावा जो सोसाइटी है, जो समाज है हमारे देश का, उसमें किसी भी जो विशेष जो सेक्शन है उसके किसी विशेष तरह के जो प्रिविलेज हैं, विशेष तरह के जो उनको मौके हैं वो नहीं प्रोवाइड किए जाते, यानी कि सभी जो इंडियंस हैं उनको सभी को इक्वली जो है प्रिविलेज जो है हर तरह के जो मौके हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह का हो, वो सभी को इक्वल जो है वो मौके दिए जाते हैं। और इसके बाद इट ऑफर्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस टू ऑल पीपल्स ऑफ द नेशन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विकास करने का जो हर तरह का इक्वालिटी की जो है अपॉर्चुनिटी है वो सभी को इक्वली दिए जाते हैं। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो स्ट्राइव्स और टू ऑफर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इन कंट्री। तो जो हमारा भारत है वो हमें जो इंडियंस हैं उनको जैसे कि पहले भी हम ये टर्म्स कर चुके हैं कि राजनीतिक, सोशल और जो आर्थिक है इनकी तरह की जो समानता है वो भी हमें प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, जो अगला जो लास्ट टर्म है वो है फर्टिनिटी, जिसे कि भ्रातृत्व यानी कि बंधुता भी कहते हैं। फर्टिनिटी इंडिकेट्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि जो फर्टिनिटी है वो एक तरह का जो बंधुत्व यानी कि जो हमारा भाईचारा है उसको इंडिकेट करता है, उसको ये एक्सप्लेन करता है। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू इनहेंस फर्टिनिटी अमंग द इंडियंस डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी फर्टिनिटी यानी कि भ्रातृत्व, जो भाईचारे की जो भावना है उसको और भी मतलब ये बढ़ाता है। दिस प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड इन 1976। तो जो फर्टिनिटी है ये भी जो टर्म है वो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं दिया गया था। ये भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन जो था जो 1976 में हुआ था उसके अंतर्गत जो अमेंडमेंट यानी कि संशोधन कर हमारे जो प्रीएम्बल में शामिल किया गया था। इस तरह फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो जो 3 टर्म्स हैं यानी कि सेकुलर हो गया, यानी कि जो संप्रभु हो गया, सोशलिस्ट समाजवादी, इंटीग्रेट हो गया। तो ये फ्रेंड्स जो ये 3 टर्म्स हैं ये जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो कि 26 जनवरी 1950 को जो है ये इसको अप्लाई किया गया था, हमारे भारतीय संविधान जब ये लागू किया गया था तो उस टाइम जो ये था ये प्रीएम्बल में नहीं था। और ये जो तीनों टर्म्स हैं ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संवैधानिक संशोधन जो 42वीं हुई थी वो 1976 के अंतर्गत इसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल में शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स ये था प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ आई तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।